हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ ग्रेट साथी। और आज हम इस वीडियो से एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कॉन्सेप्ट टू मार्क्स सीरीज। इस सीरीज में हम क्या करेंगे कि बीए प्रोग्राम वाले जो सेकंड और फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर के जो एग्जाम्स आने वाले हैं नेक्स्ट मंथ से, उनके लिए हम कुछ एक सीरीज की वीडियोस लेकर आएंगे एक पर्टिकुलर यूनिट्स की, पूरी सब्जेक्ट्स की, जिससे आप अपने मार्क्स इंक्रीज कर सकें। और इसका जो हमारा पैटर्न रहने वाला है वो क्या रहने वाला है कि सबसे पहले हम हर एक वीडियो में एक यूनिट खत्म करेंगे और यूनिट को स्टार्ट करने से पहले ही हम उसके जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है कि उसमें क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं उसको हम सबसे पहले देखेंगे। तो इस सीरीज का नाम क्या रहने वाला है, कॉन्सेप्ट टू मार्क्स सीरीज। और इसमें हम ये भी बताएंगे कि आपको किस यूनिट से कितने नंबर गेन हो सकते हैं। जैसे कि जो पहली वाली यूनिट आने वाली है दैट इज यूनिट फर्स्ट का नाम क्या है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एनालिसिस। पॉलिटिक्स एनालिसिस, ये जो यूनिट है, इस यूनिट में से आप कम से कम 10 मार्क्स का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। कितने मार्क्स के? 10 मार्क्स का क्वेश्चन। और इसमें से कुछ नहीं, बस 2 या 3 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन इसमें बनता है, जो पीवाईक्यूज की फॉर्म में मैं पीवाईक्यूज को एनालाइज करके बता रहा हूं आपको, जो सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि आपको पूछता है वो आपसे एक्सप्लेन द नेचर एंड स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। वो आपसे क्या पूछेगा? आपसे पूछेगा कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के आप नेचर बता दो और स्कोप बता दो। सेकंड जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपके पेपर में वो होता है कि एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ स्टडीइंग सेम क्या कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से। दूसरे नंबर पे आपसे क्या पूछ लेगा? आपसे पूछ लेगा कि बेनिफिट्स बताओ, हमें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्यों पढ़नी चाहिए। तीसरा जो हमारे पास एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो आपसे पूछेगा कि आपको बताने हैं व्हाट आर द मेथड्स ऑफ स्टडीइंग क्या कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। आपको बस 3 चीजों पर ध्यान देना है इस यूनिट में। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नेचर और स्कोप क्या है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का। सेकंड जो क्वेश्चन है कि आपको एडवांटेजेस क्या होते हैं या बेनिफिट्स क्या होते हैं, और तीसरा क्या है, मेथड। तो चलिए हम इस यूनिट को एक एक करके धीरे धीरे करके इन तीनों क्वेश्चंस को भी एड्रेस करेंगे और आपको मैं एक पूरी कहानी सुनाऊंगा जिस कहानी को आप रिलेट करते हुए चलना और आपको समझ आता चला जाएगा कि एक्चुअली में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की कहानी क्या है, और उसी में ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी यूनिट। तो यूनिट का नाम क्या है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एनालिसिस। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है ना वो यही आता है हमारे दिमाग में कि सर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स होता क्या है, ये इसका ओरिजिन कहां से। तो आप 11th-12th क्लास में आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस, अब ये जो पॉलिटिकल साइंस है ना, जब आप इसको हायर एकेडमिक ईयर्स लेवल्स में पढ़ते हो ना, जैसे कि आप ग्रेजुएशन ही ले लो, 10th-12th से तो हायर ही है, यहाँ पर आपको पॉलिटिकल साइंस के आपको 3 पार्ट्स होते हुए दिखते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं यहाँ पे? 3 पार्ट्स होते हैं पॉलिटिकल साइंस के। सबसे पहला क्या होता है, पॉलिटिकल थ्योरी, जिसमें आप क्या पढ़ते हो, इंडियन पॉलिटिकल थॉट पढ़ते हो, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ते हो। दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है इंटरनेशनल रिलेशंस का। क्या बोलते हैं उसको? इंटरनेशनल रिलेशंस, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, IR। और थर्ड जो पार्ट आता है ना वो आता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का। जो थर्ड पार्ट होता है वो किसका होता है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है क्या, तो आप क्या बोलोगे कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एक सब डिसिप्लिन है। क्या है? सब डिसिप्लिन है। किस डिसिप्लिन का? पॉलिटिकल साइंस का। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है, बेसिक मीनिंग क्या होता है। उस मीनिंग के बाद हम समझेंगे कि अलग अलग स्कॉलर्स ने इसकी डेफिनेशन क्या दी है। ठीक है, तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का अगर आप बेसिक मतलब समझोगे तो ये बोलता है कि व्हेन यू आर कंपेयरिंग द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ 2 और मोर कंट्रीज, जब आप 2 या 2 से ज्यादा पॉलिटिकल सिस्टम को कंपेयर करते हो, 2 अलग अलग कंट्रीज के पॉलिटिकल सिस्टम को क्या करना, कंपेयर करना, पॉलिटिकल सिस्टम कंपैरिजन। जैसे कि इसको हम एक एग्जांपल से लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि मैं कंपेयर करने लगूं इंडिया का, किसका, इंडिया एंड USA का पॉलिटिकल सिस्टम, कि भाई यहाँ पे इंडिया में कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम फॉलो होता है और USA में कौन सा फॉलो होता है।
इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम किसके अंडर लेके आएंगे, इसको हम लेके आएंगे पॉलिटिकल सिस्टम कंपैरिजन के अंदर, और ये किसका पार्ट हो जाएगा, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का हो जाएगा। तो ये तो होता है इसका बेसिक मीनिंग बस। अब इसको स्कॉलर्स ने इसकी क्या डेफिनेशन दी है वो समझ लेते हैं। एक स्कॉलर थे जीन ब्लॉन्डेल, जीन ब्लॉन्डेल। जीन ब्लॉन्डेल क्या बोलते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में, वो बोलते हैं इट इज कंसर्न्ड with the successive examination of two or more countries। मतलब जीन ब्लॉन्डेल कह रहे हैं कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या होता है, सेम कि हम क्या करते हैं, सक्सेसिव एग्जामिनेशन कर रहे हैं, मतलब दो और दो से ज्यादा कंट्रीज को जब हम सेम टाइम पर कंपेयर करें, अब उसमें क्या क्या कंपेयर कर सकते हैं हम उसका पॉलिटिकल सिस्टम कंपेयर कर सकते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम में भी क्या कंपेयर करेंगे, हम ये देख सकते हैं कि इनके इलेक्शन किस तरीके से होते हैं, यहाँ की गवर्नमेंट के इंटरेस्ट क्या है, वो अपनी पॉलिसी में सबसे ज्यादा किस चीज को महत्व देती है, किस चीज को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है, इन सब चीजों को हम कंपेयर कर सकते हैं। एक और डेफिनेशन देख लेते हैं, जो डेफिनेशन दी थी वो दूसरी किसने दी थी, हेग भी एक स्कॉलर थे, इनके साथ दो स्कॉलर्स अलग से थे, उन्होंने दी थी, उन्होंने क्या डेफिनेशन दी थी, दैट इट इज द सिस्टमैटिक स्टडी, it is the systematic study of government and politics in two different countries। मतलब कि जब आप दो अलग अलग कंट्रीज की क्या कर रहे हो, सिस्टमैटिक स्टडी कर रहे हो, किस किस चीज की स्टडी कर रहे हो, आप उसकी गवर्नमेंट की स्टडी कर रहे हो या वहां के पॉलिटिक्स की स्टडी कर रहे हो, उसको हम क्या बोलते हैं, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो अब आपको समझ आया होगा कि इसका बेसिक मीनिंग क्या होता है। मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ हम क्या क्या समझ चुके हैं। हम सबसे पहले क्या देख चुके हैं, मीनिंग देख चुके हैं कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का मीनिंग क्या होता है। अब दूसरी चीज जो हम समझ रहे हैं वो हमें यह समझना है कि हमें एक्चुअली में कंपेयर करना ही क्यों है, वाई टू कंपेयर। सेकेंड क्वेश्चन जो हम एड्रेस करने वाले हैं वो क्या है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कंपेयर करती है, आपको समझ आती है बात, पर हमें कंपेयर करना ही क्यों है। तो इसका जो आंसर दिया ना वो एक टॉम लैंडमैन करके एक स्कॉलर थे, हमें क्या करना है, वाई टू कंपेयर। हमारे पास जो क्वेश्चन है कि हमें एक्चुअली में कंपेयर करना ही क्यों है, तो हमारे पास एक टॉम लैंडमैन करके एक स्कॉलर थे, उनका नाम क्या था, टॉम लैंडमैन। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला, उन्होंने 4 रीजंस दिए। कितने रीजंस दिए, 4 मेजर रीजंस टू स्टडी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, कि हमें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में कंपेयर क्यों करना चाहिए। उसके उन्होंने कितने रीजन दिए, 4 रीजन दिए। उसमें सबसे पहला जो उन्होंने रीजन दिया वो रीजन था कि हमें इसको करना चाहिए क्योंकि हमें कॉन्टेक्चुअल डिस्क्रिप्शन मिलता है। क्या मिलता है, कॉन्टेक्चुअल डिस्क्रिप्शन। कॉन्टेक्चुअल डिस्क्रिप्शन क्या होता है, जब हम किसी भी कंट्री के एक पॉलिटिकल सिस्टम को समझते हैं, जैसे कि हम इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, जब भी हम एक कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम को किससे कनेक्ट करते हैं, उसके पॉलिटिकल सिस्टम को हम उसकी हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, ठीक है, सोसाइटी से, या हम उसके कल्चर से जब हम उसको कनेक्ट करके समझते हैं ना, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि हमें उस कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम का क्या मिल गया, कॉन्टेक्चुअल डिस्क्रिप्शन मिल गया। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि इंडिया में क्या यूज होता है, इंडिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वहां पर यूज होता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मतलब हमारे यहाँ पे आपने देखा है ना कि राज्यसभा होती है, लोकसभा होती है, तो बस पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है कि जहां पर भी हाउसेज हो ना, जहां पर 2 हाउसेज होते हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस, तो जहां पर ये वाली पॉलिटी फॉलो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो हमारे इंडिया में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फॉलो होती है। अब कॉन्टेक्चुअल डिस्क्रिप्शन पूछेगा कि यही डेमोक्रेसी क्यों फॉलो होती है, हमारे यहाँ प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी क्यों नहीं फॉलो होती, हमारे यहाँ जैसे राजा रजवाड़े होते थे वो हमारे यहाँ क्यों फॉलो नहीं होते। तो इस चीज का जवाब कौन देगा, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम को किससे कनेक्ट करना पड़ेगा, मैं उसकी हिस्ट्री से कनेक्ट करना पड़ेगा।
जब हम उसकी हिस्ट्री से कनेक्ट करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे पीछे 200 साल तक हम पे किसने राज किया था, कॉलोनियल सिस्टम ने राज किया था, ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर राज किया था। अब वहां पर क्या था, उन्होंने उस 200 साल में ना पूरा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का एक सिस्टम बना दिया, और जिस सिस्टम से हमारे इंडिया के सिटीजन बहुत अच्छे से वाकिफ थे। तो हमारे इंडियन लीडरशिप ने क्या सोचा जब हम इंडिपेंडेंट होने वाले थे कि हम क्यों एक नया सिस्टम लेके अपने सिटीजन्स को कंफ्यूज करें। जो हमारा सिस्टम चल रहा है ना पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का, हम इसी क्यों कंटिन्यू कर लेते हैं। बस इसमें क्या कर लेंगे, हम इसमें इंप्रूवमेंट्स कर लेंगे, हम इसमें ऐसी चीजों को ऐड कर लेंगे जो हमारे सिटीजन्स के लिए क्या हो, हेल्पफुल हो। तो ये क्या हो गया, हमें क्या मिल गया, इंडिया का कॉन्टेक्चुअल डिस्क्रिप्शन मिल गया। इस वजह से हम कंपेयर करते हैं। दूसरी चीज जो दूसरा इन्होंने रीजन दिया, वो रीजन था क्लासिफिकेशन का। किसका रीजन था, क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन क्या होता है, इसको आप समझेंगे। हमारे पूरे ग्लोब में, हमारी पूरी भारत में ना, पूरे ग्लोब में 193 कंट्रीज अकॉर्डिंग टू यूएन, यूनाइटेड नेशंस की आप जाके वेबसाइट खोल के देखोगे ना तो वो आपको बताएगा कि हमारे पूरे ग्लोब में कितनी कंट्रीज है, 193 कंट्रीज है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि इन 193 कंट्रीज को अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम के हिसाब से ग्रुप कर लो, तो हमें उनकी स्टडी करना आसान हो जाएगा ना। अगर हम एक साथ सारी कंट्रीज को पढ़ने लगेंगे तो हमारे लिए बहुत ज्यादा बल्कि हो जाएगा। तो उन्होंने क्या सोचा, स्कॉलर्स ने क्या सोचा कि हम क्यों ना कि इन 193 कंट्रीज को अलग अलग सिस्टम के हिसाब से क्लासीफाई कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगेन, हम जैसे कि एक सिस्टम जो हमारे यहाँ फॉलो होता है वो होता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का। किसका होता है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। अब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कहाँ फॉलो होती है, एक तो आपको पता है कहाँ फॉलो होती है, हमारे इंडिया में ही फॉलो हो रही है। इंडिया के अलावा यूके में भी यही फॉलो होती है, कनाडा में भी यही फॉलो होती है। दूसरा क्या आ गया हमारे पास, दूसरा आ गया प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी कहाँ पे फॉलो होती है, ये आपको देखने को मिलेगी ब्राजील में, देखने को मिलेगी मैक्सिको में, देखने को मिलेगी। सबसे अच्छा इसका एग्जांपल है यूएसए। यूएसए में भी आपको कौन सी डेमोक्रेसी देखने को मिलेगी, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी मिलेगी। इसका और एग्जांपल क्या हो सकता है, मान लो जैसे कि मोनार्की, अभी भी मोनार्की कहाँ पे फॉलो होती है, सऊदी अरेबिया जैसी कंट्री हो गई। कौन सी, सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में कौन सी पॉलिटिकल सिस्टम फॉलो होता है, मोनार्की फॉलो होती है। और क्या हो सकता है, और हमारे पास एक और पॉलिटिकल सिस्टम होता है जैसे कि वन पार्टी रूल। वन पार्टी रूल का मतलब कि उस पूरे देश में ना एक ही पार्टी है बस, और वही बार बार इलेक्शन जीतती है और वही बार बार जीत जाती है। तो ऐसे कहां पे फॉलो होता है, ऐसा फॉलो होता है चाइना में फॉलो होता है। कहां पर, चाइना में फॉलो होता है। नॉर्थ कोरिया में जो फॉलो होता है वो यही वाला सिस्टम फॉलो होता है। तो यहां पर क्या हुआ कि हमने अलग अलग क्लासिफिकेशन कर दिया ना, तो जिससे हमारी स्टडी जो है ना वो क्या हो गई, आसान हो गई। हम ग्रुपिंग वाइज कंट्रीज को स्टडी करना आसान हो गया। तो दो रीजन इन्होंने ये दिए। तीसरा रीजन जो दिया वो दिया इन्होंने हाइपोथेसिस टेस्टिंग का। किसका, हाइपोथेसिस टेस्ट। मतलब हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि कुछ हमारे पास ऐसी स्टडीज होती है जिनको हमें प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखना होता है कि इसके जो रिजल्ट्स है ना वो कैसे आएंगे। उन रिजल्ट्स को हमें क्या करना होता है, टेस्ट करना होता है। टेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि हमारे पास स्कॉलर्स क्या करते हैं ना, वो अलग अलग हाइपोथेसिस बनाते हैं, पर उनको इंप्लीमेंट, उनको प्रैक्टिकली हम कहाँ पर चेक करते हैं। तो ये भी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का एक बहुत अच्छा एडवांटेज होता है हमारे पास कि हम उन अलग अलग हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकते हैं। इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि एक हाइपोथेसिस बोली जाती है कि भाई जहां पर डेमोक्रेसी कहां पर सबसे ज्यादा फ्लरिश कर सकती है, जहां पर क्या ज्यादा है, जहां पर लिटरेसी बहुत ज्यादा है। क्या है, लिटरेसी। मतलब जहां पर पढ़े लिखे बहुत ज्यादा लोग हैं ना, वहां पर डेमोक्रेसी बहुत अच्छे से फ्लरिश कर सकती है। तो अब स्कॉलर्स क्या कर सकते हैं कि वो इन सारे उसमें देख लेंगे कि भाई देखो डेमोक्रेसी यहाँ भी है, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी यहाँ भी है, तो वो यहाँ पर अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकते हैं ना कि क्या सच में ऐसा है कि जहां पर डेमोक्रेसी, जहां पर लिटरेसी अच्छी होती है वहां पर डेमोक्रेसी फ्लरिश करती है। तो ये हमारे पास एक और जो है बेनिफिट होता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को पढ़ने का या कंपेयर करने का। चौथा जो हमारे पास रीजन आता है वो रीजन आता है कि हमारे पास क्या हो जाता है, हमारे पास हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बाद जो हमारा अगला रीजन आता है वो आता है कि हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्शन। अब प्रेडिक्शन कैसे करनी है,
जैसे कि आप खुद एक अंदाजा लगाइए, अगर आपको किसी एक कंट्री का पता है कि वहां पे कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम चलता है और वहां पे ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम क्यों है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो उस पॉलिटिकल सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, आपको यह भी पता है कि वो कौन सी क्लासिफिकेशन में आती है, आपने वहां पे बहुत सारी हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी कर रखी है, तो अगर उस कंट्री में, अगर उस कंट्रीज में जो भी लीडर्स हैं, अगर वो कुछ एक स्टेप लेते हैं, तो क्या आप उसको, उसके आउटकम को प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे? बहुत आसानी से हम प्रेडिक्ट कर लेंगे। तो प्रेडिक्शन का हमारे पास बेनिफिट क्या होता है कि हम फ्यूचर आउटकम को पहले से ही क्या कर लेते हैं, प्रेडिक्ट कर लेते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो हमारे अभी इंडियन पार्लियामेंट में ही जो वुमेन रिजर्वेशन बिल को अमेंडमेंट करवाने के लिए जो बिल पास हुआ था, वो पास नहीं हो पाया। अब ये जो स्कॉलर्स थे ना, पॉलिटिकल स्कॉलर्स, उन्होंने ये चीज पहले ही प्रेडिक्ट कर ली थी। उन्होंने कैसे प्रेडिक्ट कर ली थी? क्योंकि उन्हें ये बात पता थी कि जो अभी हमारी सरकार मेजॉरिटी में है, उनके पास वो जो नंबर है ना, जितने वोट उन्हें चाहिए उस बिल को पास करवाने के लिए, वो नहीं है। तो ये किसकी वजह से पॉसिबल हुआ? प्रेडिक्शन की वजह से पॉसिबल हुआ कि हम समझ गए। इसका जो फिफ्थ एक और रीजन आता है कि हमें कंपैरिजन को क्यों पढ़ना चाहिए, वो फिफ्थ रीजन होता है कि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ना चाहिए। किसके लिए? अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज। कि जब हम इतना सारा कंपैरिजन पढ़ते हैं ना अलग अलग कंट्रीज का, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज बढ़ जाती है। किसको लेके? ग्लोबल पॉलिटिक्स को लेके हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो अगर आपसे वो पूछे, अब यही जो रीजन है ना, वो जो मैंने आपको सबसे पहले एक क्वेश्चन एड्रेस किया था ना कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ स्टडीइंग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, तो दीज ऑल आर द बेनिफिट्स। तो उसमें सबसे पहले आप क्या लिख सकते हो? अगर वो आपसे पूछेगा कि सबसे पहले हमें क्यों पढ़ना चाहिए, हमें जो है इसको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को क्यों पढ़ना चाहिए, तो सबसे पहला रीजन आपके पास क्या है कि हमें कॉन्टेक्चुअल डिस्क्रिप्शन के लिए पढ़ना चाहिए। दूसरा रीजन, हमें क्लासिफिकेशन करने में इजी हो जाता है, इस वजह से हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को पढ़ना चाहिए। तीसरा, हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर सकते हैं। चौथा, आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि किसी भी कंट्री में कोई भी जब स्टेप लिया गया है तो उसका आउटकम क्या होने वाला है। पांचवा, हमें खुद की अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज के लिए भी पढ़ना होता है ग्लोबल पॉलिटिक्स के, हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है, इस वजह से हम कंपैरिजन पॉलिटिक्स को पढ़ते हैं। तो दीज ऑल आर द रीजंस। अब ये तो आपको समझ आ गया कि ये क्या है ये हमारे पास क्या थे, मेजर रीजंस थे। किसने दिए थे? टॉम लैंडमैन ने दिए थे। अब जो हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है, आपने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के फीचर्स क्या क्या होते हैं। फीचर्स मतलब हम क्या क्या चीजें देखते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, हम क्या क्या चीजें देखते हैं। अब आपने क्या पढ़ लिया? मीनिंग पढ़ लिया। सेकंड चीज जो आपने पढ़ लिया कि बेनिफिट्स और सिंपल बेनिफिट्स लिख देते हैं। अब जो हम तीसरा अपने लेक्चर में चीज कवर करने वाले हैं, जो तीसरी वाली कवर है कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। के फीचर्स क्या क्या होते हैं भाई कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के? फीचर्स बोल लीजिए। और इन्हीं फीचर को क्या बोला जाता है? कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का नेचर। क्या बोला जाता है? नेचर। चाहे वो आपसे ये पूछ ले कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, या आपसे पूछ ले कि व्हाट आर द नेचर ऑफ, व्हाट इज द नेचर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, उसके भी कुछ फीचर्स को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला मैं आपसे पूछूं कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या काम करता है? ये कंपैरिजन करने में हेल्प करता है, तो इसका नेचर कैसा होगा? कंपैरेटिव नेचर होगा। तो सबसे पहले हमारे पास क्या रीजन निकल के आता है कि इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है? कंपैरेटिव नेचर होता है। ठीक है, ठीक है। दूसरा इसका फीचर क्या हो सकता है कि कंपैरेटिव नेचर का तो होता है। अब ये जो कंपैरिजन करता है ये ऐसे रैंडम कर देता है या साइंटिफिकली कंपेयर करता है? साइंटिफिकली कंपेयर करता है, रैंडमली तो कंपेयर नहीं करता है। तो इसका नेचर कैसा हो गया? हम क्या लिखेंगे? साइंटिफिक इन नेचर। तीसरा इसका फीचर क्या हो सकता है कि ये जो साइंटिफिकली जब किसी चीज को वो करेगा, क्या कहते हैं, किसी भी चीज को कंपेयर करेगा, तो किस बेस पे करेगा? इसके पास को डेटा होना चाहिए ना, जब भी तो इस चीज को कंपेयर कर पाएगा। तो हम क्या इसको, इसका एक और फीचर होता है कि ये कैसा होता है? डेटा ओरिएंटेड होता है। कैसा होता है? कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कैसा होता है? डेटा ओरिएंटेड हो सकता है। इसका फोर्थ फीचर क्या होता है कि ये क्या करता है? उस डेटा को एनालाइज करेगा ना, डेटा को क्या करेगा? एनालाइज करेगा। तो इसका एक और फीचर निकल के आता है जिसको हम बोलते हैं एनालिटिकल इन नेचर। एनालिटिकल इन नेचर, कि इसका नेचर कैसा होता है? एनालिटिकल होता है, मतलब ये चीजों को एनालाइज करता है। फिफ्थ इसका जो रीजन होता है, वो
फीचर हो सकता है वो ये हो सकता है कि मैंने आपको अभी बताया था ना कि हम कॉन्टेक्चुअल डिस्क्रिप्शन के लिए पढ़ते हैं। हमने अभी जो टोड लैंडमैन ने जो हमें 4 मेजर रीजंस दिए थे उसमें हमने सबसे पहला रीजन पढ़ा था कि हम कॉन्टेक्चुअल डिस्क्रिप्शन के लिए पढ़ते हैं। तो वहां पर हम पॉलिटिकल जो ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है इसको हम आइसोलेशन में नहीं पढ़ रहे थे ना, हम इसको अलग अलग सब्जेक्ट से कनेक्ट करते हुए पढ़ रहे थे ना। जैसे कि हमने अपने इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम को हिस्ट्री से कनेक्ट किया था, क्या हम उसको ज्योग्राफी से भी कनेक्ट कर सकते थे, सोसाइटी से भी कनेक्ट कर सकते थे। तो जब हम एक ही सब्जेक्ट को अलग अलग सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट करते हुए पढ़ते हैं ना, इसको बोलते हैं कि वो कैसा है, इंटरडिसिप्लिनरी है। कैसा है, इंटरडिसिप्लिनरी। कि ये ना ये सब्जेक्ट आइसोलेशन में नहीं पढ़ा जाता, ये अलग अलग डिसिप्लिन्स के साथ इंटरमिंगल होकर पढ़ा जाता है, उनको अब एक साथ लेकर पढ़ा जाता है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, नेचर आ गया कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि ठीक है हमने ये देख लिया कि हमें कंपेयर क्यों करना होता है, हमने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के फीचर भी देख लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ठीक है पर हम कंपेयर करें कैसे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो क्या आता है, हाउ टू कंपेयर। क्या आता है, हाउ टू कंपेयर। जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन एड्रेस कर रहे हैं वो अपने लेक्चर में किस चीज का कर रहे हैं, हाउ टू कंपेयर। और जब हमें ये पता लग जाए ना कि हमें हाउ टू कंपेयर, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्कोप। क्या बोलते हैं, स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। ठीक है, सॉरी हाउ नहीं, व्हाट टू कंपेयर। कि हमें ये तो समझ आ गया कि हमें कंपेयर कैसे करना है और क्यों करना होता है, पर हमें कंपेयर करना क्या है एक्चुअली में, क्या। तो हम अब एक चीज को और एड्रेस करने जा रहे हैं, दैट इज व्हाट टू कंपेयर। और जब हमें ये पता लग जाए ना कि व्हाट टू कंपेयर, इसको हम क्या बोलते हैं, स्कोप ऑफ कंपैरेटिव एनालिसिस। तो अब हम समझते हैं कि एक्चुअली में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में किस किस चीज को एनालाइज किया जाता है। तो इसमें जो सबसे पहली चीज आती है वो आती है कि हम किस किस चीज को कंपेयर कर सकते हैं, हम डिफरेंट कंट्रीज के अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम्स को कंपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले क्या, स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट, कि हम किस किस को कंपेयर कर सकते हैं, अलग अलग कंट्रीज की गवर्नमेंट को, अलग अलग कंट्रीज की पॉलिटिक्स को कंपेयर कर सकते हैं। दूसरा हम क्या क्या स्टडी कर सकते हैं, स्टडी ऑफ गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। जैसे कि हम स्टडी कर सकते हैं गवर्नमेंट की अलग अलग लेवल्स पे। अब कौन कौन सी लेवल्स होती हैं, देखो इसमें भी हमारे पास 3 लेवल होती है। कितनी लेवल होती हैं, 3 लेवल होती हैं, जिसमें सबसे पहली लेवल आती है सब नेशनल लेवल। कौन सी, सब नेशनल लेवल। सब नेशनल लेवल क्या होती है, सब नेशनल लेवल का मतलब होता है कि जब हम एक कंट्री से भी छोटी यूनिट के पॉलिटिकल सिस्टम को कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि हमारी कंट्री, हमारा इंडिया पूरा कंट्री है, यूनियन है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट से एक नीचे गवर्नमेंट कौन सी आती है, स्टेट गवर्नमेंट। तो जब हम कोई भी 2 अलग अलग स्टेट्स के पॉलिटिकल सिस्टम को कंपेयर करेंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं असम उसका एग्जाम्पल क्या होता है कि मैं असम एंड वेस्ट बंगाल, असम और वेस्ट बंगाल के पॉलिटिकल सिस्टम को कंपेयर करने लगूं। पॉलिटिकल सिस्टम में भी क्या कंपेयर करने लगूं, फॉर एग्जांपल मैं देखने लगूं कि असम में वोटिंग बिहेवियर कैसा है, मतलब लोग जो है वोट किस हिसाब से करते हैं, और वेस्ट बंगाल में मैं देखने लगूं वोट का बिहेवियर कैसा है। मैं इन दोनों में क्या देख सकता हूं कि वोटिंग परसेंटेज किसका ज्यादा है, कि वुमन का वोटिंग परसेंटेज दोनों स्टेट में से सबसे ज्यादा किस में है। तो ये क्या हो गया कि हम क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट को अलग अलग लेवल पे कर रहे हैं कंपेयर। सबसे पहला आ गया सब नेशनल लेवल। दूसरा जो आता है वो आता है सिंपल नेशनल लेवल पर कंपेयर करते हैं। किस लेवल पर, नेशनल लेवल पर। जैसे कि नेशनल लेवल पर हम कैसे, मैंने अभी आपको एग्जांपल लिया था कि हम कर सकते हैं इंडिया को और हम मान लीजिए यूके को हम कंपेयर करने लग जाएं कि इंडिया में और यूके में कौन कौन से पॉलिटिकल सिस्टम्स फॉलो होते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं, इन दोनों में इलेक्शन कब कब होते हैं। जैसे कि इंडिया में 5 साल में होते हैं, यूके में भी 5 साल में होते हैं। चलो ये एक सिमिलैरिटी मिल गई, तो हम कहीं ना कहीं कंपेयर ही कर रहे हैं ना। तीसरा जो आता है वो आता है सुप्रा नेशनल, उसको हम क्या बोलते हैं, सुप्रा नेशनल लेवल। ये लेवल का मतलब क्या होता है कि जब हम देखो हमारी कंट्रीज से ऊपर का भी एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है, वो क्या होता है कि जब बहुत सारी कंट्रीज मिलके एक ग्रुपिंग बना ले, क्या बना ले, एक ग्रुपिंग बना ले। जब हम 2 अलग अलग ग्रुपिंग्स को कंपेयर करते हैं उसको हम बोलते हैं सुप्रा नेशनल लेवल। जैसे कि इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है ईयू हो गया।
क्या हो गया, यूरोपियन यूनियन। मान लीजिए हम ईयू को हम कंपेयर करने लगे किससे, G7 से कंपेयर करने लगे, या हम ब्रिक्स से कंपेयर करने लगे, किससे, ब्रिक्स से कंपेयर करने लगे। तो ये क्या होता है कि हम गवर्नमेंट को कंपेयर कर रहे हैं, अलग अलग लेवल पर कंपेयर कर रहे हैं। इसके बाद एक जो तीसरी चीज आती है कि हम और स्टडी कैसे कर सकते हैं, हम कर सकते हैं स्टडी एट डिफरेंट टाइम पीरियड्स, एट डिफरेंट टाइम पीरियड्स। ठीक है, कि हम अलग अलग टाइम पे भी स्टडी, हम अलग अलग टाइम पर भी कंपैरिजन को कर सकते हैं, अलग अलग टाइम पीरियड पर भी हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को फॉलो कर सकते हैं। अब ये तो हमने समझ लिया कि हमें स्कोप में क्या क्या स्टडी करना होता है। हम पॉलिटिक्स गवर्नमेंट को स्टडी कर सकते हैं, गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल को स्टडी कर सकते हैं, और थर्ड जो चीज आती है कि हम डिफरेंट टाइम पीरियड्स पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज को, पॉलिटिक्स को कर सकते हैं कंपेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपने ये तो देख लिया कि व्हाट टू कंपेयर, बट इसको कैसे कंपेयर करेंगे। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है कि हाउ टू कंपेयर, और जब हम हाउ टू कंपेयर पढ़ेंगे ना तो इसका मतलब ही क्या होता है कि मेथड्स ऑफ कंपेयरिंग पॉलिटिक्स, कि हमारे पास मेथड्स क्या क्या होते हैं अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम को कंपेयर करने के, तो हम वो समझते हैं। तो इसमें सबसे पहला हम मेथड क्या पढ़ेंगे, इसको मैं मिटा देता हूं। तो अब आपने क्या क्या पढ़ लिया, आपने मीनिंग पढ़ लिया, आपने बेनिफिट्स पढ़ लिया, आपने क्या पढ़ लिया, नेचर पढ़ लिया, आपने स्कोप पढ़ लिया। स्कोप का मतलब क्या होता है, व्हाट टू कंपेयर। ठीक है, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, मेथड्स, और मेथड्स का मतलब क्या होता है, हाउ टू कंपेयर। ठीक है, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, मेथड्स ही पढ़ने जा रहे हैं। मेथड्स में हम क्या पढ़ेंगे कि हमने ये तो देख लिया कि कंपेयर क्या क्या करना है, पर कैसे करना है वो हम अलग अलग तरीके समझेंगे। उसमें जो सबसे पहला तरीका आता है वो आता है कि फोकस, कि हमें किस पे फोकस करना होता है। सबसे पहला तरीका होता है कंपेयर करना के कि हम हमारे पास हम अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप पे फोकस करते हैं, जैसे कि फोकस ऑन इंटरेस्ट। यहाँ पर जब स्कॉलर्स ये वाला तरीका फॉलो करते हैं ना, तो यहाँ पर वो क्या बोलते हैं कि कोई भी एक कंट्री को ना वो ऐसा समझते हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल ये पूरी एक कंट्री है और इसमें ना बहुत तरीके के इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं। कैसे हैं, अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ट्रेड यूनियन है, क्या है, ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन का इंटरेस्ट क्या है कि उसके पास जो वर्कर्स हैं उनका इंटरेस्ट पूरा होना चाहिए। दूसरा हो गया हमारे पास फार्मर यूनियन है। फार्मर यूनियन का इंटरेस्ट क्या है कि भाई हमारे पास क्या है, जो हमारी फसल हो वो अच्छे दामों पर बिके, अगर हमें लोन चाहिए तो वो कम इंटरेस्ट पे हमें, कम ब्याज पे हमें लोन मिले। तीसरा क्या हो गई, बिजनेसमैन की जो यूनियन होती है वो हो गई बिजनेसमैन यूनियन। अब वो क्या चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि भाई गवर्नमेंट हमसे टैक्स कम ले। तो यहाँ पर वो स्कॉलर क्या बोलते हैं कि यहाँ पर जितने भी हमारी पूरी सोसाइटी है ना वो अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप में डिवाइडेड है, और वो सारे जो ग्रुप्स है ना वो ये चाहते हैं कि हमारे इंटरेस्ट फुलफिल हो जाएं बस। तो जब हम किसी भी गवर्नमेंट की पॉलिसी में ये जाके देखते हैं ना कि किस गवर्नमेंट ने किस किस इंटरेस्ट को ज्यादा फुलफिल किया है, तो ये हमारे पास एक मेथड्स ऑफ कंपैरिजन निकल जाता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूं कि इंडिया है, भाई इंडिया में आपको पता है, इंडिया और यूएसए का एग्जांपल ले लेते हैं। इंडिया में हमारे यहाँ सबसे ज्यादा इंटरेस्ट ग्रुप किसका फुलफिल किया जाएगा, किसके ज्यादा इंटरेस्ट देखे जाएंगे, फार्मर्स के देखे जाएंगे, क्योंकि हमारा देश कैसा है, कृषि प्रधान देश है। तो हमारे इंटरेस्ट किसके ज्यादा फुलफिल किए जाएंगे, फार्मर्स के फुलफिल किए जाएंगे। सेम जब हम यूएसए में देखेंगे तो यूएसए में किसके इंटरेस्ट ज्यादा फुलफिल किए जाएंगे, बड़े बड़े टेक कंपनीज के किए जाएंगे। क्यों, क्योंकि उनकी जो पूरी मेनली इकोनॉमी चलाती है वो कौन चलाती है, टेक कंपनीज चलाती हैं। तो ये एक मेथड ऑफ कंपैरिजन हो गया जहां पर हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग इंटरेस्ट पर फोकस कर रहे हैं। ठीक है ना। इसके अलावा जो दूसरा मेथड होता है, दूसरा मेथड कहता है कि आप फोकस करो आइडेंटिटीज पर, फोकस ऑन आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या होता है, फोकस ऑन आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पर स्कॉलर ने क्या माना कि पूरी जो सोसाइटी है वो क्या है, अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप में डिवाइडेड है। वैसे यहाँ पर स्कॉलर मान के चल रहे हैं कि जो पूरी सोसाइटी है ना वो अलग अलग आइडेंटिटी ग्रुप्स में डिवाइडेड है। जैसे कि मैंने बोला कि कोई है वो जेंडर के ऊपर डिवाइडेड है कि भाई वुमन को जो है एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा होता है तो हमें उनका एम्पावर करना है। दूसरी जो अपनी आइडेंटिटी हो सकती है वो कोई रिलीजियस आइडेंटिटी हो सकती है, ठीक है ना, कि कोई अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को प्रमोट करना चाह रहा है, कोई अपनी कास्ट आइडेंटिटी को प्रमोट करना चाह रहा है, कोई चाह रहा है कि भाई हमारी कास्ट बहुत अच्छी रहे, हमारी कास्ट को जो है बहुत सारे बेनिफिट्स मिले, रिजर्वेशन मिल जाए।
तो ये क्या हो गया कि कोई अपनी फोकस कर रहा है किस पे, आइडेंटिटी पे फोकस कर रहा है। तो हम इस तरीके से भी कंपेयर कर सकते हैं दो डिफरेंट गवर्नमेंट को। कैसे समझते हैं? फॉर एग्जांपल अगेन हम क्या लेंगे, नेशनल लेवल का गवर्नमेंट का ही एग्जांपल ले रहे हैं। अगेन हम लेंगे इंडिया का और यूएस, इंडिया का और यूएस का। जैसे कि यूएस में आपको पता है वहां पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा होता है, मतलब जो डार्क स्किन के पीपल होते हैं उनके साथ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। तो वहां पर क्या होगा, यहाँ पर जो है किस आइडेंटिटी पर ध्यान दिया जाएगा? यूएस गवर्नमेंट अगर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को कम करना चाह रही है तो वो ऐसी कुछ पॉलिसी बनाएगी जहां पर दोनों लोगों को इक्वल दिखाया जा सके, ठीक है। और अगर वो ये चाह रही है, वो खुद प्रमोट करना चाह रही है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, तो वो क्या करेगी? ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बनाएगी। बट इंडिया में तो ये वाला कोई आइडेंटिटी का क्राइसिस ही नहीं है। मतलब यूएस में जो इलेक्शन शेप हो जाएगा वो किससे हो जाएगा? रेशियल आइडेंटिटी से शेप हो जाएगा। पर क्या हमारे इंडिया में होगा? नहीं। हमारे इंडिया में किस आइडेंटिटी से होगा? कास्ट की आइडेंटिटी से होगा। कि हमारे यहाँ कौन सी चीज फर्क करेगी? कास्ट का एक बहुत अच्छा रोल होता है इलेक्शन में। तो ये भी एक मेथड ऑफ कंपैरिजन हो गया जहां पे हम अलग अलग आइडेंटिटीज के बेस पे कंपैरिजन करते हैं। तीसरा जो हमारे पास मेथड आता है वो मेथड आता है हमारे पास फोकस ऑन इंस्टीट्यूशन। ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि भाई देखो, हमारे पास जो भी आज पॉलिटिकल सिस्टम है ना, वो इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी गवर्नमेंट अलग अलग इंटरेस्ट फॉलो करती है या अलग अलग आइडेंटिटीज को प्रमोट करती है। हमारे पास जितना भी पॉलिटिकल सिस्टम है वो किस वजह से चल पा रहा है? क्योंकि हमारे पास अलग अलग इंस्टीट्यूशंस है। तो आप क्या करो, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को आप पढ़ लो, आप समझ जाओगे, हमारे यहाँ की पूरी पॉलिटिकल सिस्टम को समझ जाओगे। तो इसमें क्या क्या इंस्टीट्यूशंस में क्या क्या पढ़ सकते हैं? जैसे कि हम यहाँ के लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ सकते हैं। इंडिया के जो लेजिस्लेचर होता है, लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? लॉ बनाना। दूसरा हो गया एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है? उस लॉ को इंप्लीमेंट करना। तीसरा आ गया जुडिशरी, जुडिशरी का काम क्या होता है? कि उस लॉ को क्या करना? चेक करना कि क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनली वो लॉ सही है कि नहीं है। तो ये वाले स्कॉलर्स क्या मान के चलते हैं कि आप इंस्टीट्यूशन पर फोकस करो। क्या हमारे पास और भी तरीके होते हैं इसको कंपेयर करने के? हाँ जी, और भी तरीके होते हैं। जो चौथा हमारे पास तरीका होता है वो आता है क्रॉस सेक्शनल मेथड। कौन सा होता है? क्रॉस सेक्शनल मेथड। क्रॉस सेक्शनल मेथड क्या बोलता है? यहां पर हम कोई भी सेम टाइम पीरियड पर, कहां पर? सेम टाइम में दो अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम को कंपेयर कर रहे होते हैं, पर टाइम हमारा क्या होगा? सेम ही होगा। एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि मैंने बोला कि हम यूएसए और इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम को कंपेयर कर रहे हैं किस ईयर में? 2025 में। कि हम क्या कर रहे हैं? 2025 में इंडिया एंड यूएसए का पॉलिटिकल सिस्टम को क्या कर रहे हैं? हम एनालाइज कर रहे हैं। तो ऐसे वाले मेथड को जब हम यूज करते हैं, अब पॉलिटिकल सिस्टम में क्या एनालाइज करेंगे? हम हर चीज को एनालाइज करेंगे। उनके इंस्टीट्यूशंस को, दोनों के इंस्टीट्यूशंस को हम एनालाइज कर सकते हैं, दोनों के इलेक्शन पैटर्न को हम एनालाइज कर सकते हैं। जैसे कि यूएसए में हर 4 साल पे इलेक्शन होता है, इंडिया में हर 5 साल पे इलेक्शन होता है। तो जब हम सेम टाइम पर करेंगे, हमेशा टाइम क्या रहेगा? क्रॉस सेक्शनल मेथड में हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। ये होता है। इसके अलावा एक और तरीका होता है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल मेथड। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल मेथड। लॉन्गिट्यूडनल मेथड क्या बोलता है कि आप एक चीज को एनालाइज कर रहे हो बट उसका टाइम क्या है? डिफरेंट टाइम पीरियड्स पे, डिफरेंट टाइम पीरियड्स पर। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे को इंडियन इलेक्शंस को एनालाइज करना है कि इंडियन इलेक्शंस में कैसे कैसे करके वोटर का जो नेचर है वो चेंज होता जा रहा है, जो वोटर की प्रायोरिटीज है वो चेंज होती जा रही हैं, ठीक है। तो मान लो मेरे को किसको एनालाइज करना है? इंडियन इलेक्शंस को। जब मैं इंडियन इलेक्शंस को एनालाइज करूंगा तो हमारे यहाँ सबसे पहले इलेक्शन कब हुए थे? 1952 में हुए थे। और हर 5 साल पे हमारे यहाँ इलेक्शन होते हैं। तो 1957 में हुए, देन 1962 में हुए, डैश 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 करके हम करते हुए आएंगे। 2014 में हुए, 2019 में हुए, 2024 में हुए, और फिर कब होंगे? 2029 में होंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या पता लग जाएगा कि भाई 1952 में ऐसे कौन कौन से मुद्दे थे जो जनता को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहे थे।
ऐसे कौन कौन से मुद्दों पर जनता जो थी वोट दे रही थी। फिर हम देखेंगे 1957 में क्या वो सेम ही मुद्दे रहे या वो चेंज हो गए, और ऐसे कंपेयर करते करते हम देखेंगे कि 2014 में ऐसे कौन कौन सी चीजें थी जो जनता के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस रख रही थी और वो उस हिसाब से किस पॉलिटिकल पार्टी को जिता रही थी। और इसका सबसे अच्छा एडवांटेज पता है क्या होता है, हमने अभी देखा था ना कि जब हम कंपेयर कर सकते हैं तो हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो यहां पर आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हो, जब आप इन सारे इंडियन इलेक्शंस को कंपेयर कर लोगे ना तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि 2029 में ऐसे कौन कौन से मुद्दे होने वाले हैं जो गवर्नमेंट अपनी तरफ से उठाएगी। ये क्या हो गया, और हमें फ्यूचर आउटकम भी बहुत अच्छे से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि वो 100% ट्रू हो जाए या 50% ट्रू हो जाए या 70% ट्रू हो जाए। ठीक है, इसके बाद जो फिफ्थ मेथड, इसके बाद जो सिक्स्थ मेथड दिया था वो मेथड था क्रॉस ऑर्गेनाइजेशनल मेथड। क्रॉस ऑर्गेनाइजेशनल मेथड। क्रॉस ऑर्गेनाइजेशनल मेथड क्या बोलता है कि भाई आप पता है क्या करो, आप क्या करो कि उस कंट्री में जो दो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है ना आप उनको कंपेयर कर लो। पॉलिटिकल सिस्टम को कंपेयर करने से अच्छा आप जो बहुत बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज है उनको कंपेयर कर लो। जैसे कि आपको पता है, अगर मैं किसी से भी पूछूं कि इंडिया में मेजर नेशनल पार्टीज कौन कौन सी, तो आपके दिमाग में 2 या 3 नाम आएंगे। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी दैट इज बीजेपी आ जाएगा, कांग्रेस का नाम आ सकता है, आम आदमी पार्टी का नाम आ सकता है। बहुत सारे लोग नहीं लेंगे पर ले लेंगे। तो हमारे पास जो मेजर नेशनल पार्टीज है वो यही है ना, क्या है, बीजेपी है, कांग्रेस है और हमारे पास आम आदमी पार्टी है, दो इट इज नॉट अ नेशनल पार्टी। अब ये जो दो पार्टीज हैं अगर हम इन दो को ही कंपेयर कर लें तो क्या हमें इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम को एनालाइज करने में मदद नहीं मिलेगी, हमारे पास मदद मिलेगी। तो ये भी एक मेथड होता है हमें क्या करने का, कंपेयर करने का। तो ये हमारे पास कितने मेथड्स थे, मैंने आपको कितने मेथड बताए, 6 मेथड्स बताए। इनको मैं एक और बार तरीके से लिख देता हूं। देखो सबसे जो पहला मेथड बताया कि हम क्या करेंगे, अलग अलग फोकस ऑन इंटरेस्ट करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहला मेथड था कि फोकस ऑन इंटरेस्ट, हम इंटरेस्ट पर फोकस करेंगे। सेकंड बोला नहीं, हम फोकस ऑन आइडेंटिटी करेंगे। तीसरा और क्या मेथड हो सकता है, हम और कहां पे फोकस कर सकते हैं, हम फोकस कर सकते हैं, फोकस ऑन कहां पर फोकस कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशन पर फोकस कर सकते हैं। चौथा हमारे पास आता है क्रॉस सेक्शनल मेथड। कौन सा, क्रॉस सेक्शनल मेथड, जहां पर हम क्या करते हैं, हमारे पास सेम टाइम पर, क्या हमारे पास टाइम कैसा होता है, सेम टाइम पर दो अलग अलग कंट्रीज के पॉलिटिकल सिस्टम को एनालाइज करना। इसके बाद क्या होता है हमारे पास, एक आता है क्रॉस ऑर्गेनाइजेशनल मेथड। क्रॉस ऑर्गेनाइजेशनल मेथड। और सबसे लास्ट वाला जो मेथड आता है वो कौन सा आता है मेथड, सबसे लास्ट में कौन सा मेथड आता है वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको बताना है कि सबसे लास्ट में कौन सा मेथड हमने, एक जो है बीच में मैंने स्किप कर दिया वो आपको यहाँ पे बताना है। तो आई होप आपको अब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का मीनिंग समझ आ गया होगा, बेनिफिट समझ आ गए होंगे, नेचर क्या होता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का, स्कोप, स्कोप का मतलब कि आपको कंपेयर क्या करना है, और लास्ट में आपको देखना था कि व्हाट आर द मेथड्स, कि आपको कंपेयर क्या करना है। अब उस चीज को कंपेयर कैसे करेंगे उसको हमने अलग अलग मेथड्स के जरिए में पढ़ा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करिएगा और अलग अलग दोस्तों पे, जितने भी लोग सेमेस्टर 4th में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड एनालिसिस का पेपर नेक्स्ट मंथ देने जा रहे हैं उनको ये शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे कॉन्सेप्ट टू मार्क्स। आपको बस कॉन्सेप्ट याद करने हैं और उसको लिख के आना है, मार्क्स लेकर आने। थैंक यू।